हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नियुक्तियों की दृष्टि से, देखिए नियुक्तियों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक है मित्सुबिशी बैंक, फर्स्ट नेशनल बैंक, सिटी बैंक, स्वीट नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नियुक्तियों की दृष्टि से, ठीक है, से विश्व का सबसे बड़ा बैंक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये सबसे अधिक इसमें कर्मचारी कार्य करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार के राजस्व का कितने प्रतिशत आयकर होता है? 5, 9, 15, 25। केंद्र सरकार के राजस्व का कितने प्रतिशत आयकर होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए 9% है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार को सर्वाधिक कर देने वाला राज्य है? जी, केंद्र सरकार को सर्वाधिक कर देने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, दिल्ली, गुजरात या महाराष्ट्र? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, महाराष्ट्र है। देखिए, केंद्र सरकार को सर्वाधिक कर देने वाला राज्य है ये महाराष्ट्र। चलिए, अगला प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, बुल एवं बियर वाक्यांश का संबंध किससे संबंधित है? बुल एवं बियर वाक्यांश का संबंध किससे है? आयकर विभाग से, मुद्रा बाजार से, स्टॉक एक्सचेंज से या बिक्री से? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, देखिए स्टॉक एक्सचेंज से है। ठीक है, आपने अखबार में पढ़ा होगा या टीवी में भी देखा होगा। ठीक है, बुल एवं बियर। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, शेड्यूल बैंक क्या है? ये शेड्यूल बैंक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरे शेड्यूल में शामिल बैंक है। जो शेड्यूल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे शेड्यूल बैंक में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है, बैंक दर कौन निश्चित करता है? देखिए, बैंक दर जो है कौन निश्चित करता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, ये बैंक दर निश्चित करता है। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। ये गरीबी रेखा का निर्धारण किससे होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए प्रति व्यक्ति निजी उपभोग व्यय स्तर द्वारा। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति निजी उपभोग व्यय स्तर द्वारा ये गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए, अगले प्रश्न हमारा, किसी देश के आर्थिक विकास का प्रमुख निर्देशांक है? किसी देश के आर्थिक विकास का प्रमुख निर्देशांक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, ये अधिकतम यातायात सुविधा ये सही नहीं है, तीव्र औद्योगिकरण ये भी नहीं है, जीवन स्तर ये भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, प्रति व्यक्ति आय। तो उसके आर्थिक विकास का प्रमुख निर्देशांक है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं हमारी। अगला प्रश्न हमारा है, मुद्रा प्रसार। ये मुद्रा प्रसार क्या परिणाम होता है मुद्रा प्रसार का? कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होती है, कीमतों में बेहद गिरावट है, कीमतों का अस्थिर हो जाना या कीमतों में अस्थिरता? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होना। ठीक है, मुद्रा प्रसार का परिणाम होता है कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि का। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, ठीक है, ई एंड ओ ई भूलचूक लेनी देनी किसके बिल्कुल नीचे छपा होता है? ये ई एंड ओ ई भूलचूक लेनी देनी किसके बिल्कुल नीचे छपा होता है? रसीद के, चेक के, कैश मेमो के या डिलीवरी नोट के? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए कैश मेमो के। ठीक है, जो हमें कैश मेमो होती है बुक भी, उसके नीचे हमें लिखा होता है ई एंड ओ ई, यानी कि भूलचूक लेनी देनी। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अवमूल्यन। अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए मुद्रा की स्वर्ण समता को कम करके देश की मुद्रा के वैध विनिमय मूल्य को सरकार कम किया जाना। ठीक है, मुद्रा की स्वर्ण समता को कम करके देश की मुद्रा के वैध विनिमय मूल्य को सरकार से कम किया जाना, ये अवमूल्यन का अर्थ होता है। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है? देखिए, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है? देखिए, अधिक पेपर
देखिए अधिक पेपर करेंसी चलाकर, ठीक है, सरकारी बजट में घाटे को पूरा करने की एक विधि है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या अर्थ है? अधिक पेपर करेंसी चलाकर सरकारी बजट में घाटे को पूरा करने की एक विधि है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, देश के भीतर मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस तिथि से प्रारंभ हुई है? देश के भीतर मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस तिथि से प्रारंभ हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 1 अप्रैल 1957 से, ठीक है, 1 अप्रैल 1957 से देश के भीतर मुद्रा की दशमलव प्रणाली तिथि से, ठीक है, इन 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई है। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारी। अगला प्रश्न हमारा, जीवन बीमा, ये जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1952, 1950, 1956, 1965। जीवन बीमा की निगम स्थापना या LIC की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1956 में हुई थी ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देश के बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा 1969 में, सन 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, श्वेत पत्र, श्वेत पत्र से क्या आशय है? ये मुद्रा छापने के लिए सुंदर कागज, सरकारी सूचना का दस्तावेज, बिना दाग धब्बों वाला कागज, या इनमें से कोई नहीं। श्वेत पत्र से क्या आशय है? तो राइट आंसर हमारा सरकारी सूचना का दस्तावेज है ये श्वेत पत्र। चलिए अगला प्रश्न हमारे, अगला प्रश्न नंबर, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 भारत के किस व्यक्ति को मिला था? अमर्त्य सेन को, चंद्रशेखर, CV रमन, या मदर टेरेसा? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सन 1998 में भारत के किस व्यक्ति को मिला था? ये एकमात्र व्यक्ति है, ये अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? देखिए केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर है? देखिए आपने देखा होगा किसी भी वस्तु पर एक टैग लगा होता है, ठीक है, वो एगमार्क होता है, तो ये नागपुर में है, ठीक है, ये प्रयोगशाला जो है एगमार्क नागपुर में है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारी। अगला प्रश्न नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श है? निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ये कमजोर वर्गों की सहायता करना, ठीक है, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक आदर्श वाक्य है, कमजोर वर्गों की सहायता करना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर, औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य कौन निर्धारित करता है? औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्राइसेस जो है ये औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करते हैं। किंतु आजकल आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु में अपने आप ही मन मर्जी से रेट बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति अधिक होगी? देखिए किसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति अधिक होगी? देखिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेने पर, ठीक है, किसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति अधिक होगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा, केंद्रीय बैंक से ऋण लेने पर मुद्रास्फीति अधिक होगी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? ये ब्याज दर जो है हमारी नीति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, सरकारें कर लेती हैं, देखिए सरकारें कर क्यों लेती हैं? तो ये शासकीय व्यय विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए सरकारें कर लेती हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सरकारें कर लेती हैं शासकीय व्यय विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंख्या में कमी होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जनसंख्या में कमी होने पर से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है यदि जनसंख्या कम होगी तो। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, मुद्रास्फीति के फलस्वरूप सबसे अधिक परेशानी किसी होती है? मुद्रास्फीति के फलस्वरूप सबसे अधिक परेशानी किसको होती है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब वेतनभोगी को, ठीक है, तो वेतनभोगी होता है उसको मुद्रास्फीति से सबसे अधिक परेशानी होगी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारी। यह आगे का हमारा अंतिम क्वेश्चन, चलो 100-200। देखिए हमारा अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर में आता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे।
अगला प्रश्न हमारा, व्यापारिक बैंक कौन सा कार्य नहीं करते हैं? व्यापारिक बैंक जो है कौन सा कार्य नहीं करते हैं? देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा पत्र मुद्रा जारी करना। ठीक है, जो पत्र मुद्रा है ये जारी नहीं कर सकते व्यापारिक बैंक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिक लगे हुए हैं? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ये कपड़ा उद्योग में है जो सर्वाधिक श्रमिक लगे हुए हैं। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो कपड़ा उद्योग में श्रमिक अधिक लगे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ? भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ? ठीक है, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है हमारा। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार तो सन 1949 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा है, कीमतों में वृद्धि का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? कीमतों में सबसे बुरा प्रभाव, देखिए कीमतों में जो वृद्धि हो जाती है तो उसका सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी का हमारा, असंगठित श्रमिकों पर। ठीक है, जो हमारे श्रमिक है जो असंगठित हैं उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। व्यापारियों पर, कृषकों पर या उद्योगपति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े कौन एकत्रित कर रहा है? देखिए भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े कौन एकत्रित करता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। देखिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है ये राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न हमारा, मुद्रा संकोचन का अर्थ है। मुद्रा संकोचन का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा, माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। ठीक है, माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, ये मुद्रा संकोचन का अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्नलिखित में से किस कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? निम्नलिखित में से किस कर से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्साइज ड्यूटी जो है। ठीक है, एक्साइज जो टैक्स है, ठीक है, जिसे एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं, उससे राजस्व की अधिक प्राप्ति होती है सरकार को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे, भारत में सबसे अधिक अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? ये भारत में सबसे अधिक अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कृषि क्षेत्र में ही अदृश्य बेरोजगारी जो देखिए दिखाई नहीं देती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, लिमिटेड कंपनी से आशय है। ये लिमिटेड कंपनी से आशय क्या है? कि वह कंपनी जिसमें शेयर होल्डरों की जिम्मेदारी उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है। ठीक है, लिमिटेड कंपनी से आशय है वह कंपनी जिसमें शेयर होल्डरों की जिम्मेदारी उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रयोजन था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रयोजन क्या था? देखिए बैंकों का धन केवल कुछ थोड़े से लोगों के धन के लाभ के लिए इस्तेमाल न हो। ठीक है, बैंकों का कार्य सरकारी नीतियों से के अनुरूप हो और बैंक का लाभ आम जनता तक उपलब्ध हो सके। ठीक है, ये तीनों ही प्रमुख प्रयोजन थे। सी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रयोजन ये तीनों ही कथन है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा, किसी देश की अर्थव्यवस्था की जाएगी कि किसी देश की अर्थव्यवस्था बंद अवस्था कही जाएगी तब जब आयात व निर्यात दोनों नहीं रहे। ठीक है, आयात व निर्यात दोनों नहीं करें। ठीक है, तो इससे उसकी देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कही जाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, शून्य कूपन बांड किस प्रकार के ऋण होते हैं? ये शून्य कूपन बांड किस प्रकार के ऋण होते हैं? ऐसा ऋण जो बट्टे पर दिया जाता है और सममूल्य प्रतिदेय होता है। ऐसा ऋण जो बट्टे पर दिया जाता है और सममूल्य प्रतिदेय होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा, पारंपरिक निधि। ये पारंपरिक निधि निवेशकर्ता को क्या प्रदान करती है? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, पूंजी मुद्रा बाजारों में जोखिम और प्रभाव प्रचालन में कुशलता द्वारा अनियंत्रित आय समृद्धि। ठीक है, पूंजी मुद्रा बाजारों में जोखिम और वहाँ प्रचलन में कुशलता द्वारा नियंत्रित आय समृद्धि। ठीक है, ये पारंपरिक निधि विशेष निवेशकर्ता को प्रदान करती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे,
अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत में उसका स्वामी कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत में उसका स्वामी कौन था? देखिए, निजी शेयर धारक जो है भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत के उसके स्वामी थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। चलिएगा अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, भारत में यथा प्रयुक्त मोडवेट, देखिए भारत में यथा प्रयुक्त मोडवेट एक विनिर्माण उद्यम पर उसके किस भाग पर कर है? भारत में यथा प्रयुक्त मोडवेट एक विनिर्माण उद्यम पर उसके किस भाग पर कर है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बुद्धिगत, ठीक है, वृद्धिगत निवेश मूल्य पर, ठीक है, वृद्धिगत निवेश मूल्य पर ये प्रयुक्त मोडवेट है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, व्हाइट गुड से वह वस्तु है, देखिए व्हाइट गुड्स वह वस्तु है क्या है? ये जिनका आमतौर पर उपयोग उच्च आयु वर्ग के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है, जिन आमतौर पर उपयोग उच्च आयु वर्ग के द्वारा किया जाता है, नहीं उच्च जो धनी लोग हैं उनके द्वारा जो किया जाता है उपयोग उन वस्तुओं का, ठीक है, ये व्हाइट गुड्स से वह वस्तु है, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। व्यय के लिए सरकार की वित्त व्यवस्था करने के नियमन में से कौन सी प्रणाली के सबसे अधिक विस्तारवादी होने की संभावना है? ठीक है, व्यय के लिए, ठीक है, खर्चे के लिए सरकार की वित्त व्यवस्था करने के नियमन में से कौन सी प्रणाली के सबसे अधिक विस्तारवादी होने की संभावना है? जो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, देखिए नई मुद्रा छापना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है? निम्न में से कौन बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है? तो ये देखिए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समाप्त करना है, ठीक है, निम्न में से बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समाप्त करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मुद्रास्फीति का लाभ किस जन समुदाय को होता है? मुद्रास्फीति का लाभ किस जन समुदाय को होता है? देखिए ऋणी को होता है ये, ठीक है, मुद्रास्फीति का लाभ किस जन समुदाय को होता है? तो ऋणी जो होता है, ऋण जो लेते हैं उन्हें इसका लाभ होता है मुद्रास्फीति का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भुगतान संतुलन खराब होने की स्थिति में कौन सा उपाय करना चाहिए? उपाय करना होगा? देखिए, भुगतान संतुलन खराब होने की स्थिति में कौन सा उपाय करना उपयोगी होगा? अवमूल्यन, अधिमूल्यन, विमुद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा अवमूल्यन जो है, ठीक है, भुगतान संतुलन खराब होने की स्थिति में कौन सा उपाय करना उपयोगी होगा? तो अवमूल्यन करना उपयोगी होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति जिसके अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगी बाजार की ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत देखिए कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, क्रेता व विक्रेताओं की अधिक संख्या अधिक होती है, फर्म प्रवेश और निर्गमन के लिए स्वतंत्र होते हैं, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ये उपरोक्त सभी है, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत देखिए तीनों इसी हमारे, ठीक है, कीमत जो समान लागत के बराबर होती है, क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, फर्म प्रवेश और निर्गमन के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।